अलम और कार मिलाओ तो अलंकार बनता है। अलम का अर्थ होता आभूषण, कार्य का अर्थ सुसज्जित करना। अलम का अर्थ होता आभूषण, कार्य का अर्थ सुसज्जित करना। आभूषण से नारी है सजती, अलंकार से भाषा सजती। आभूषण से नारी है सजती, अलंकार से भाषा सजती। प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल सही समझे। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज आपको अलंकार समझाऊंगी। अलंकार की परिभाषाएं बहुत पढ़ी, हर जगह पढ़ते पढ़ते हमने सोचा कि अलंकार तो समझ में आ गए, लेकिन ये क्या। जब प्रश्न पत्र सामने आया और वहाँ पर एक पंक्ति लिखी आई कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो हम घबरा गए। तो आपकी इसी घबराहट को दूर करने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अलंकार कुछ अलग तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह अलंकार को समझेंगे तो शायद आपकी समस्या दूर हो जाए। आप सभी को पता है कि अलम का अर्थ आभूषण और कार का अर्थ सुसज्जित करना यानी कि सजाना होता है। जिस प्रकार इन अलम को अर्थात आभूषणों को पहनकर एक दुल्हन सुसज्जित हो जाती है, सज जाती है, ठीक इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये परिभाषा तो आपने बार बार पढ़ी, लेकिन अचानक यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं तो आप भूल जाते हैं। वो कभी कभी तो आप बुरी तरह घबरा भी जाते हैं कि अरे पढ़ा तो था लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। तो बच्चों, उस अलंकार के दो भेदों के नाम को दिमाग में बिठाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताना चाहती हूँ। आपने शब्दार्थ का नाम तो सुना ही होगा। शब्द और अर्थ कक्षा में किसी भी पाठ को पढ़ाए जाने पर आपकी शिक्षिका आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ लिखवाती हैं और आप उन शब्दार्थ को हर पाठ के बाद लिखते हैं। तो वही शब्दार्थ अलंकार से जोड़ दीजिए। जब अलंकार के भेदों का नाम कोई पूछे तो शब्दार्थ याद कर लीजिए, यानी कि शब्द से शब्दालंकार और अर्थ से अर्थालंकार। ये मैं उन शब्दार्थ की बात नहीं कर रही, यानी कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि शब्द का मतलब शब्दालंकार होता है। नहीं, मेरा मतलब है कि आप शब्द को याद करेंगे तो आप शब्दालंकार याद कर सकते हैं। उसी तरह जब आप अर्थ शब्द को याद करेंगे तो आपको अर्थालंकार याद आ जाएगा। तो समझ गए ना बच्चों, अलंकार के भेद को किस तरह याद कर सकते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ गुनगुनाइए कि आभूषण से नारी सजती, अलंकार से भाषा सजती। अभी हमने पढ़ा कि अलम और कार मिलाओ तो अलंकार बनता है। अलम का अर्थ होता आभूषण, कार्य का अर्थ सुसज्जित करना। आभूषण से नारी है सजती, अलंकार से भाषा सजती। आप सभी ने समझा इस बात को कि जिस प्रकार नारी आभूषण से सुंदर लगती है, ठीक उसी प्रकार जो हमारी भाषा है, जो हमारा काव्य है, वो अलंकार से सजता है। शब्दों से काव्य को सजाते, शब्दों से भाषा को सजाते, वही है शब्दालंकार कहलाते। शब्दों से काव्य को सजाते, शब्दों से भाषा को सजाते, शब्दालंकार कहलाते। विशेष अर्थ से काव्य सजाते, अर्थालंकार कहलाते।
तो बच्चों, जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है, इसी परिभाषा को मैंने इन 2 पंक्तियों में पिरोया है कि शब्दों से काव्य को सजाते, शब्दों से भाषा को सजाते, शब्दालंकार कहलाते, विशेष अर्थ से काव्य सजाते, अर्थालंकार कहलाते। तो आप याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए कि जिन शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है, जो शब्द भाषा को सजाते हैं, वही शब्दालंकार कहलाते हैं। और इसके विपरीत जब किसी विशेष अर्थ से काव्य सजता है तो वही अर्थालंकार कहलाता है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैं अब इस परिभाषा को आपको दोबारा से बताने की कोशिश करती हूँ कि शब्दालंकार 2 शब्द से मिलकर बना है। आप सभी को मालूम है कि शब्द और अलंकार, जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो वहीं पर शब्दालंकार माना जाता है। अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, उन्हीं को शब्दालंकार कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते। ज़्यादातर जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि शब्दालंकार के भेद कितने होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये 3 अलंकार शब्दालंकार के भेद होते हैं। इन्हीं शब्दालंकार को अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। पहला भेद, अनुप्रास अलंकार। आपने बार बार सुना है कि जब भी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। लेकिन ये क्या? जब तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए पूछा गया तो आप घबरा गए। तो बच्चों, भूलना नहीं, दिमाग में इस पंक्ति को बिठा लेना कि बार बार जब वर्णिक आए बच्चों वह अनुप्रास कहाए। बार बार एक अक्षर आए बच्चों वह अनुप्रास कहाए। बार बार जब वर्णिक आए बच्चों वह अनुप्रास कहाए। बार बार जब अक्षर आए बच्चों वह अनुप्रास कहाए। अर्थात अनुप्रास अलंकार में एक ही अक्षर बार बार आता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखकर हम समझ जाएंगे। कल कानन कुंडल मोर पखा उर पे बनमाल बिराजती है। ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण हैं। यहाँ पर क और ब अक्षर की आवृत्ति बार बार हुई है, यानी कि इस पंक्ति में क और ब बार बार आया है। मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। म और स अक्षर बार बार आया है, यानी कि अनुप्रास अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप अनुप्रास अलंकार को बिना किसी परिभाषा के समझ गए होंगे। अनुप्रास अलंकार में आपको कुछ भी नहीं करना, आपने काव्य की पंक्ति को पढ़ना है और वहाँ पर केवल ये देखना है कि क्या कोई अक्षर एक से अधिक बार आया है। यदि आया है तो वो अनुप्रास अलंकार है। बहुत ही साधारण तरीके से अनुप्रास अलंकार को पहचाना जा सकता है। इस पंक्ति को ध्यान में रखिए कि बार बार जब वर्णिक आए वही है अनुप्रास कहलाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यमक अलंकार की ओर। अब देखो, अनुप्रास अलंकार में एक अक्षर बार बार आता है, लेकिन यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आता है, और जितनी बार वो शब्द आता है उतने ही उसके अर्थ बताता है।
तो इसके लिए हम इन पंक्तियों को ध्यान में रख सकते हैं। जितनी बार शब्द एक आए उतने ही उसके अर्थ बताए। जितनी बार शब्द एक आए उतने ही उसके अर्थ बताए। यमक अलंकार कहलाए, यमक अलंकार कहलाए। जितनी बार शब्द एक आए उतने ही उसके अर्थ बताए और यमक अलंकार कहलाए, यमक अलंकार कहलाए। तो बच्चों, अनुप्रास अलंकार में आपने पढ़ा था कि एक वर्ण बार बार आता है, जबकि यमक अलंकार में एक शब्द जितनी बार आता है उतने ही उसके अर्थ होते हैं। इसका उदाहरण देखने की कोशिश करते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। पहले कनक का अर्थ धतूरा होता है, धतूरा एक नशीला पदार्थ है, और दूसरे कनक का अर्थ अनाज है। या फिर दूसरे कनक को सोना भी समझ सकते हैं। तो बच्चों, कनक 2 बार आया और कनक के अर्थ भी 2 हैं। वैसे तो कनक के अर्थ 3 हैं, लेकिन यहाँ पर हम 2 अर्थों में कनक को लेंगे और इसी तरह से ये यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक उसी तरह एक और उदाहरण देखते हैं कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा शब्द इस पंक्ति में 2 बार आया। पहली घटा का मतलब काले बादल है और दूसरी घटा का मतलब है कम हो जाना। तो यहाँ पर जब घटा की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। घटा शब्द जो वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला होती है ना, जो बादल होते हैं ना, उसी को कहा जाता है। और दूसरी बार जो घटा का अर्थ है कम होना, तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया, दोनों बार ही उसके अर्थ अलग अलग हुए, तो ये यमक अलंकार हो गया। तो यहाँ पर हम इस पंक्ति को अच्छी तरह समझ गए कि जितनी बार शब्द एक आए उतने ही उसके अर्थ बताए। यहाँ पर मैं आपको कोई परिभाषा नहीं पढ़ा रही हूँ, केवल मैं उदाहरण समझा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं श्लेष अलंकार की ओर। अब श्लेष में शब्द एक बार ही आए लेकिन अर्थ अनेक बताए, फिर वे श्लेष अलंकार कहलाए। श्लेष में शब्द एक बार ही आए लेकिन अर्थ अनेक बताए, फिर वे श्लेष अलंकार कहाए, फिर वे श्लेष अलंकार कहलाए। तो प्यारे बच्चों, जैसा आपने अनुप्रास में पढ़ा कि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, यमक में पढ़ा कि एक शब्द जितनी बार आता है उतने ही उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक बार ही आता है परंतु उसके अर्थ अनेक होते हैं, यानी कि श्लेष अलंकार में अनेकार्थी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, समझ गए ना? अब पढ़ते हैं उदाहरण कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। यहाँ पर देखो, वृषभानुजा शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं। पहले बार वृषभानुजा को गाय कहा गया और दूसरी बार वृषभानुजा को राधा कहा गया। तो यानी कि यहाँ पर शब्द तो आया वृषभानुजा एक ही, लेकिन इसके अनेक अर्थ हैं। वृषभ बैल को कहते हैं, आप सभी जानते हैं, और अनुजा का मतलब हुआ बैल की बहन। तो इस तरीके से बैल की बहन कौन है? गाय है। तो वृषभ भानुजा जो पहला अर्थ हुआ वो गाय हो गया। दूसरे अर्थ में वृषभानुजा अर्थात वृषभानु की पुत्री यानी कि राधा। समझ में आया? तो राधा के पिताजी का नाम है वृषभानुजा। तो यहाँ पर वृषभानुजा के अनेक अर्थ बताए, पहले का गाय और दूसरे का राधा। इसी तरीके से हलधर शब्द भी एक बार आया लेकिन उसके अर्थ अनेक हैं।
पहली बार किसान के लिए कहा गया क्योंकि किसान हल को धारण करता है, और दूसरी बार बलराम के लिए कहा गया क्योंकि जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम थे वो भी हल को धारण करते थे। तो इसलिए यहाँ पर हलधर शब्द के भी दो अर्थ हो गए, किसान और बलराम। तो बच्चों, श्लेष अलंकार में यही बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर शब्द तो एक बार आता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण और देखते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ पर बारे और बढ़े, इन दोनों शब्दों का प्रयोग तो एक ही बार हुआ है लेकिन इनके अर्थ अनेक हैं। बारे का अर्थ जलाना भी होता है और छोटा होना भी होता है। उसी प्रकार बढ़े का अर्थ बुझना भी होता है और बड़ा होना भी होता है। तो इस तरह श्लेष अलंकार में शब्द एक और अर्थ अनेक होते हैं। फिर से हम इस पंक्तियों को दोहराते हैं और अनुप्रास, यमक और श्लेष को समझने का प्रयास करते हैं कि बार बार जब वर्णिक आए, बच्चों वह अनुप्रास कहाए। जितनी बार शब्द एक आए, उतने ही उसके अर्थ बताए, और यमक अलंकार कहलाए। श्लेष में शब्द एक बार ही आए लेकिन अर्थ अनेक बताए, फिर वे श्लेष अलंकार कहाए। तो बच्चों, बजाय की परिभाषाएं याद करो, उसके बजाय ये कविता मेरे साथ बार बार बोल करके याद करने की कोशिश करो, तो आपको शब्द अलंकार के सभी भेद समझ में आ जाएंगे। फिर आपको अलंकार को समझने के लिए एक काम और करना है, आपको अपना शब्दकोश बढ़ाने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर आपका शब्दकोश अच्छा होगा तब आपको पता चल जाएगा कि यदि काव्य की पंक्ति में कोई शब्द इतनी बार आया है तो क्या उस शब्द के अर्थ भी अलग अलग हैं या नहीं। अगर अलग अलग हैं तो यमक अलंकार, अगर अनेकार्थी शब्द है, अगर शब्द एक बार आया है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार। तो फिर से दोहराते हैं, बार बार जब वर्णिक आए, बच्चों वह अनुप्रास कहाए। जितनी बार शब्द एक आए, उतने ही उसके अर्थ बताए, और यमक अलंकार कहलाए, यमक अलंकार कहलाए। श्लेष में शब्द एक बार ही आए लेकिन अर्थ अनेक बताए, फिर वे श्लेष अलंकार कहाए। अब सवाल ये उठता है कि हमें अनुप्रास, यमक और श्लेष नाम कैसे याद रहेंगे। तो इसके लिए अनुयश नाम याद कर लीजिए। जैसे आपने शब्दालंकार भेद के लिए शब्दार्थ शब्द को याद किया था, उसी तरह से शब्दालंकार के भेदों के लिए अनुयश याद कर लीजिए। अनु से अनुप्रास, और अनुप्रास में एक अक्षर बार बार आता है। य से यमक, एक शब्द अनेक बार आता है और जितनी बार आता है उतने ही उसके अर्थ होते हैं। और श से श्लेष, शब्द एक ही बार आता है किंतु अर्थ अनेक होते हैं। अर्थात श्लेष अलंकार में अनेकार्थी शब्द प्रयोग होते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि अब आपको अलंकार पहचानने में मुसीबत बिल्कुल नहीं लगेगी। और आसान करने के लिए प्रतिदिन कम से कम 5 शब्दों के नए अर्थ ज़रूर देखा कीजिए। उससे क्या होगा कि उससे आपका शब्दकोश बढ़ जाएगा, और जब आपको प्रत्येक शब्द का अर्थ आ जाएगा तो फिर क्या मुश्किल है अलंकार छांटना? बिल्कुल भी नहीं। तो अनुप्रास में एक वर्ण बार बार आता है, यमक में एक शब्द अनेक बार आता है और जितनी बार आता है उतने ही उसके अर्थ होते हैं, और श्लेष में शब्द एक बार आता है किंतु अर्थ अनेक होते हैं। जब ये तीनों बातें आपको पता हैं
तो फिर केवल शब्दकोश बढ़ाने की देर है और आ जाएंगे अलंकार छांटने। मेरी बात का भरोसा कीजिए और आज से ही अपने शब्दकोश को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन 5 नए शब्दों को सीखना प्रारंभ कर दीजिए। तो हुए ना अलंकार आसान। यहाँ ना कोई परिभाषा थी, ना कोई और तरीका था। यहाँ पर मैंने आपको एक आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो प्यारे बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो और हिंदी का ज्ञान इसी प्रकार बढ़ाते रहो। अगली वीडियो में अर्थालंकार के भेद लेकर आपके लिए फिर से उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें और हिंदी का ज्ञान बढ़ाते रहें। धन्यवाद।